डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में 6th क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कराया था। ठीक है, हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नक्षत्र मंडल क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। ठीक है, हमने आकाश गंगा के बारे यानी कि मिल्की वे के बारे में पढ़ा था। हमने चंद्रमा, पृथ्वी, मतलब जितने भी सौरमंडल के अंदर ग्रह थे हमने वो डिस्कस किए थे। तो आज के इस चैप्टर में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए, आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानने के लिए ग्लोब को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आप लास्ट जो है चैप्टर में पढ़ चुकी हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। पढ़ चुकी हैं ना आप। तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ये थोड़ी सी क्या है, चपटी हुई है और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। तो क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखाई देती होगी? होता होगा ना आपकी माइंड में कई बार ये कि पता नहीं हमारी जो भाई ये पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हमने क्या करना है कि अपनी जो आपकी क्लासेस होती है ना जियोग्राफी की, ठीक है, वहाँ पे आपको ग्लोब दिखेगा। और नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप ही है। ठीक है, एक तरह से ये लगा लीजिए कि जो पृथ्वी की जितनी भी घटनाएं हैं वो ग्लोब पर उतारी गई हैं। ठीक है, तो ग्लोब का जो है आकार और प्रकार अगर हम देखें तो ये कई टाइप्स के होते हैं। मेनली एक तो ये लगा के चलिए आप कि जो बड़े ग्लोब होते हैं वो क्या है भाई, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो नहीं लेके जाए जा सकते। ठीक है, और जो छोटे होते हैं उनको हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। उसमें जैसे कि एक छोटे ग्लोब जो होते हैं वो मेनली गुब्बारे जैसे होते हैं जिसमें कि हम हवा भी भर सकते हैं। तो ग्लोब जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते। ओके, ये ना ऐसे घूमते हैं जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है ना, तो ये ऐसे ही घूमते हैं। अब ग्लोब पर हम क्या करते हैं कि जो देश होते हैं, महाद्वीप होते हैं, महासागर होते हैं, हम उनके सही आकार उसको उस पर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, ये जो आज का चैप्टर है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से आप ये देख लीजिए, आपके 5-6 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, कंटिन्यू आपको जो है वीडियो देखनी, तभी आपको क्लियर हो पाएगा आगे का जो पार्ट है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं कि पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की अगर हम स्थिति का वर्णन करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हम किसी स्थान की जो सिचुएशन है, उसकी स्थिति है, वो हम कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आपने जो है ग्लोब में आपको दिखाई दे रहा है ना ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कि जो ये 2 पॉइंट्स हैं ये क्या है आपके, ये देखिए अक्ष जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट भाई ये है। तो इसके बीचों बीच ना एक सुई सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रोटेट हो जाता है ये ग्लोब आपका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्ष। तो ग्लोब पर वे बिंदु, ठीक है, वे 2 बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, तो वो कहलाती है आपकी उत्तर और दक्षिण ध्रुव। अब ग्लोब को इस सुई के चारों ओर ना पृथ्वी की भांति, अच्छा अब क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि जो पृथ्वी है वो रोटेट कैसे करती है आपकी? तो जो भी पृथ्वी है ना आपकी, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है। ओके, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी आपकी रोटेट करती है। तो ग्लोब को भी क्या करना होता है कि इस सुई के चारों ओर ये घूमती है। ठीक है, अब ये देखिए एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई विषुवत। ठीक है, अभी विषुवत बोलते हैं इसको। और पृथ्वी के उत्तर में अभी मान के चलिए आप, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे जो ये 0 डिग्री पर विषुवत है आपका, और जो ये वाला जो एरिया है ये है नॉर्थ, और जो ये वाला एरिया है आपका ये है साउथ। ठीक है, इसके आधे भाग को क्या बोलते हैं हम, इसके आधे भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाला जो आधा भाग है, उत्तर वाले आधे भाग को क्या बोलेंगे,
उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला अभी मैंने आपको जो दिखाया है, दक्षिण वाले आधे भाग को बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो दोनों गोलार्ध मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये बराबर बराबर की होती हैं, ठीक है। और जो विषुवत वर्त होता है ना, ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक वर्त बनाती है, ओके। और इसमें जो है विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने का ये बहुत अच्छा बिंदु माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर है ना कुछ रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब हम दो रेखाओं की बात करेंगे, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। जैसे कि अभी जो टाइटल है आपके चैप्टर का, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं भाई, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाली फिगर। तो ये महत्वपूर्ण अक्षांश है और ताप कटिबंध है। तो देखिए जो अक्षांश रेखाएं हैं ना आपकी, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। ये देखिए ये जो होती हैं ये तो होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, और जो आपकी इस सिचुएशन में होती है ना ऐसे, ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। तो भाई अक्षांश जो रेखाएं होती है वो कौन सी होती हैं कि जो विषुवत वर्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वर्तों को जो है अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अब देखिए जो विषुवत वर्त है ना वो शून्य अंश और अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। वैसे तो जो विषुवत वर्त है उससे दोनों तरफ जो ध्रुवों के बीच की दूरी है वो कितनी होती है, लगभग 1/4 होती है, ठीक है। और अगर हम इसका माप मानते हैं तो वो 360 अंश का होता है, यानी कि 1/4, ठीक है। यानी कितना होता है ये 1/4 अंश होता है, ठीक है। 90 जो अंश होता है वो कहाँ पे शो करता है आपका, उत्तरी अक्षांश पे, सॉरी 90 जो अंश है वो उत्तरी अक्षांश पे आपका शो करेगा, और जो 90 अंश बाकी का रह जाता है दक्षिणी अक्षांश वो दक्षिणी ध्रुव को शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे भाई जो विषुवत वर्त की उत्तर की जितनी भी समानांतर रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सपोज ये आपकी विषुवत वर्त है, ठीक है। अब जो ये वाली जो जितनी भी रेखाएं हैं ना, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, उत्तरी, ठीक है। और जो ये रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये कौन सी होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश और नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए इनको ना हम कुछ साइंसी कुछ ही अक्षांश के मान यहाँ पर दिए गए हैं आपको, ठीक है, कि लिखा कैसे जाता है इनको मेनली ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि ये उत्तरी, ठीक है, ऐसे बिंदु करके, और दक्षिणी को जो है द करके बिंदी लगा दी, ठीक है। तो इनके मान होते हैं ये। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उदाहरण के लिए देखिए कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील, ठीक है, उसमें ब्राजील में कौन सी जगह बताइए, बेलो होरिजेंटे, वे क्या है भाई, दोनों एक ही अक्षांश पर हैं। कौन से अक्षांश पर, 20 अंश पर, ठीक है। लेकिन जो चंद्रपुर है ना वो विषुवत वर्त के 20 अंश उत्तर में पड़ता है, लेकिन ठीक है जो होरिजोंटे है वो कहाँ पर पड़ता है, 20 अंश दक्षिण में। दो अलग अलग बातें इन्होंने बताई अभी आपको कि जो चंद्रपुर है वो तो नॉर्थ में पड़ता है, और जो होरिजोंटे है वो कहाँ पर पड़ गया, वो आपका साउथ में पड़ गया, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जो चंद्रपुर है उसमें 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजेंटो में 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो ऐसे इनको शो किया जाता है भाई ये उत्तरी अक्षांश पे है, ये दक्षिणी अक्षांश पे है। अब जैसे जैसे एक ध्यान देने वाली बात है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि भाई अक्षांशों का आकार कैसे घटता है जब हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं ना, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर चले जाते हैं तो अक्षांशों का जो आकार है, साइज है, वो घट जाता है। देखिए जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, पहले ये देखिए आप, ये विषुवत वर्त है ना, ये एक सेकंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा क्लोज करके। ये देखिए ये आपका जो है विषुवत वर्त है, ठीक है। अब हम जैसे जैसे यहाँ से दूर गए ना, इनका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, घटने लग गया। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ना विषुवत वर्त से, तो वैसे वैसे जो ये अक्षांश अभी मैंने आपको बताई हैं इनका आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश की। अभी देखिए हमने विषुवत वर्त पढ़ा जिसको 0 डिग्री के नाम से हम बोलते हैं, ये 0 डिग्री से शो करते हैं ना इसको, और उत्तर ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को हम 90 डिग्री दक्षिण के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त ना कुछ और भी अक्षांश हैं आपके जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। क्या है कि देखिए उत्तरी गोलार्ध में ना कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है आपकी, ठीक है।
और विषुवत के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुववर्त है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या पड़ता है, दक्षिणी ध्रुववर्त पड़ता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे ये अक्षांश जो है डिस्कस किए। तो अभी हम बात करते हैं पृथ्वी की ताप कटिबंध के बारे में। तो आज मैं बस आपको इतना ही कराऊंगी, बाकी का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो चलिए करते हैं हम पृथ्वी की ताप कटिबंध के बारे में डिस्कस, कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, ठीक है, कर्क और मकर जो रेखा है, कर्क रेखा कहाँ पर पड़ती है आपकी, उत्तर में, ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ती है, और जो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और जो ये मकर रेखा है ये कहाँ पर पड़ती है आपकी, ये पड़ती है भाई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये सभी जो अक्षांशों पर क्या होता है, इनके बीच में जितने भी अक्षांश पड़ते हैं वहाँ पर जो सूर्य होता है ना, वो सिर्फ एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। तो इसलिए हम क्या मानेंगे कि इस एरिया में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हुई तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उष्ण कटिबंध। क्या बोल देंगे, उष्ण कटिबंध। फिर कहते हैं ये कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूर्य होता है ना, वो कभी सर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे हम पोलर साइड जाते हैं, ध्रुवों की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो सूर्य की किरणें होती है ना वो तिरछी हो जाएंगी। ठीक है, ध्रुवों की जो ध्रुवों की तरफ जाते जाते, ध्रुवों की तरफ जब हम जा रहे हैं तो सूर्य की जो किरणें वो क्या हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववर्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववर्त, उनके बीच वाला जो अक्षेत्र है ना, जो एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, मीडियम रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण कटिबंध। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, शीत उष्ण मतलब ठंडा और गर्म, यानी कि मीडियम है, ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। ठीक है, फिर है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववर्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य होता है ना वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, इसलिए वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ठंडा होता है, जिस कारण उसको क्या बोलते हैं हम, शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी, बाकी का जो पार्ट बाकी का जो बच जाता है, जितना भी आपकी टॉपिक्स, वो मैं कराऊंगी आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।